बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक आज नया शुरू करेंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के साथ। बेटा बुक लेकर आएंगे सब बच्चे? चलिए स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। जो हमारे पास क्यूए का पेपर है उस पेपर में बताया था मैंने आपको 3 सेगमेंट्स हैं बेटा। कौन कौन से? मैथ्स का 40 नंबर का सेगमेंट है, 40 नंबर की ही स्टैटिस्टिक्स है और 20 नंबर के लिए कवर करेंगे क्या बेटा? 20 नंबर के लिए रीजनिंग है। तो मैथ्स 40 मार्क्स, स्टैट्स भी 40 मार्क्स और रीजनिंग 20 मार्क्स। बेटा ये हमारे पास कुल मिलाकर एलोकेशन है। तो यहां पर जो 40 मार्क्स का सेगमेंट है बेटा स्टैटिस्टिक्स का, वो यहां पर शुरू करने वाले हैं। 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स। कुछ बेसिक्स की बात करूंगा आज, चैप्टर नहीं शुरू करेंगे कोई, सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली वो बच्चे जिनके पास 10+2 में मैथ्स नहीं थी या मैथ्स में हाथ टाइट था, उनके लिए थोड़ा सा संजीवनी जैसा काम करेगा ये पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का। स्कोरिंग है, 40 में से मार्क्स स्कोर करना आसान है, एक बात। दूसरी बात, आपने ये स्टैटिस्टिक्स 11th में भी पढ़ी हुई है बेटा, पढ़ी हुई है ना? यहां पर फॉर सीए फाउंडेशन ये स्टैटिस्टिक्स वो वाली बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर के नाम सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन वहां पर ज्यादा फोकस था क्वेश्चन सॉल्व करने पर। डेटा दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, एएम निकाल दो, कोरिलेशन निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। यहां पर ज्यादा फोकस रहेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन देकर सॉल्व ना कराऊंगा आपसे, हम ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं यहां पर कॉन्सेप्ट्स पर और प्रॉपर्टीज पर। ज्यादा काम समझने का होगा यहां पर जब हम सीए फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। बेटा क्या मैं झट से अब शुरू कर दूं क्या? चलिए तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर, तो यहां पर सबसे पहली बात, मैं आज आपको सिर्फ कुछ टर्म्स बता रहा हूं। ये वो टर्म्स हैं जो रेगुलरली बार बार मैं भिन्न भिन्न चैप्टर्स में यूज करूंगा। तो उसकी समरी मैं एक बार ही शुरू में बता रहा हूं जिससे बार बार मुझे चैप्टर्स में जाकर परेशानी ना हो। सबसे पहली बात करें बेटा, एक वर्ड है हमारे पास डेटा। सब लिखा हुआ है आपके पास, सिर्फ सुन लीजिए। व्हाट इज डेटा? बेटा डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है बेटा यहां पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन जानकारी मैंने इकट्ठी की, दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करो, क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ था, वो जो टेस्ट हैं उनके मार्क्स मैं पूछता गया बच्चों से और लिखता गया मार्क्स। किसी के 20 थे, 25 थे, 28, 21, 35, 30, 18, 29, 31 एंड सो ऑन। ये जो डेटा मैंने इकट्ठा किया, डेटा किसके ऊपर था? ये मार्क्स का डेटा जो इकट्ठा किया मैंने, दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, बेटा क्या कहेंगे इसे? दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
इज कॉल्ड डेटा। जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की, यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की, दैट इज कॉल्ड डेटा। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये भी कई प्रकार का हो सकता है। देखना बेटा, हम बात कर रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ डेटा। बेटा दो प्रकार का हो सकता है। इट कैन बी द प्राइमरी डेटा और इट कैन बी द सेकेंडरी डेटा। बेटा क्या मतलब है प्राइमरी डेटा का और क्या मतलब है सेकेंडरी डेटा का? द डेटा, ये जो डेटा मैंने, इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी, अगर मैंने कलेक्ट की है अपने यूज के लिए, मैंने डेटा कलेक्ट किया कि भाई कितने बच्चे जून वाले हैं, कितने बच्चे दिसंबर वाले हैं, ठीक। क्यों किया? क्योंकि मुझे जून वालों को एक्स्ट्रा क्लास देनी थी, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट रखने थे, खुद की एनालिसिस के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो बेटा मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए हो गया क्या बेटा? प्राइमरी डेटा। द डेटा कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। मैंने खुद कलेक्ट किया और खुद ही मैं उसको यूज करने वाला हूं, तो दिस इज प्राइमरी डेटा। मेरे लिए क्या हो गया बेटा? प्राइमरी डेटा। अब कुछ देर बाद मेरे पास लेट्स से सौरभ सर आए, सर मुझे भी वो जून वाले बच्चों का डेटा चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? सर वो एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करनी है, उनका नाम ऐड करना है, तो जरा डेटा दिलवा दीजिए जो आपने कलेक्ट किया था। बेटा वो डेटा मैंने उनको दे दिया कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनको आप एप्लीकेशन में ऐड करवा देना जिससे इनको एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए और इनके एक्स्ट्रा टेस्ट रखवा देना जून के दृष्टिकोण से। नाउ उनके लिए क्या हो गया? ये सेकेंडरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी। कलेक्ट तो किसी और ने किया, मैंने किसी थर्ड पार्टी को बोल दिया, एजेंसी को बोल दिया, अखबार से उठा लिया, न्यूज़पेपर से उठा लिया, किसी चैनल से उठा लिया, डेटा किसी और ने कलेक्ट किया, लेकिन यूज मैं कर रहा हूं, तो बेटा उसे क्या कह देंगे? अब सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे जरा बताना, प्राइमरी डेटा की बात करें, फायदा क्या है? एक दो फायदे बता दो, एक दो नुकसान बता दो। बताओ बेटा प्राइमरी डेटा का क्या फायदा है? बेटा ज्यादा रिलायबल है, मैंने खुद कलेक्ट किया है ना। बोलो बेटा, ऐसा हो सकता है सौरभ सर ने डेटा मांगा मुझसे या विजित सर ने डेटा मांगा, मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दूं, हो सकता है ना। तो जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू डेटा विच इज कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी। बेटा क्लियर है? कौन सा अच्छा मैं बता रहा हूं पॉइंट आपको, आप बताना मुझे कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? प्राइमरी। टाइम लगेगा इसमें, इसमें क्या है, बस फाइल ट्रांसफर ही तो करनी है। कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा? प्राइमरी। ठीक, सेकेंडरी में उतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। ज्यादा रिलायबल कौन सा है? प्राइमरी इज मोर रिलायबल देन द सेकेंडरी डेटा। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? तो कुल मिलाकर ये दो प्रकार का डेटा मेरे पास बनता है, आइदर प्राइमरी डेटा और इट कैन बी द सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या हुआ? द डेटा विच इज कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। लेकिन सेकेंडरी कौन सा हुआ? विच इज कलेक्टेड बाय, बोलो बेटा, सम अदर सोर्स और एजेंसी इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। अब प्रॉब्लम ये है, चाहे ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी डेटा है, भाई इस डेटा पर काम कर पाना तो बड़ा कठिन होगा। मैं अगर ऐसा कोई डेटा आपको दे दूं, ठीक, ऐसा कोई डेटा आपको दे दूं और बोलूं कि भाई एक काम करो, इस पर कोई स्टैटिस्टिकल मेजर निकाल कर दो मुझे, माने एएम निकालो इसका,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, कोरिलेशन या कुछ और निकाल कर दो मुझे, बड़ा कठिन हो जाएगा। इस डेटा पर कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो क्या करें? आओ इस डेटा को थोड़ा सजा लेते हैं, ठीक, थोड़ा तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। बेटा कर लें अरेंजमेंट, थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा ना फिर, ठीक। तो ये डेटा जो है इसे तो कहेंगे क्या बेटा आज के बाद, डेटा या रॉ डेटा। बेटा ये रॉ वर्ड समझ में आता है क्या? रॉ मटेरियल होता है ना, बोलो बेटा, जिस पर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाने हैं, कच्चा माल। ऐसे ये क्या है? कच्चा डेटा। द डेटा जो हमने कलेक्ट किया और एज इट इज लिखते गए। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है इस पर तो काम करना। क्या करें सर फिर? बेटा इसको ना ऐसे तो काम ना कर पाओगे, एक काम करो, एक काम करो, इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। कोई एक तरीका पकड़कर इस डेटा को ज्यादा सिस्टमैटिक और स्पेलिंग गलत है ये, ज्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड में जब इसको अरेंज कर लेंगे तो दैट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। बेटा क्या कहेंगे? यानी ये जो डेटा है इस पर तो एज इट इज काम नहीं हो पाएगा। दिस इज 100% क्लियर। इस पर तो एज इट इज काम नहीं हो पाएगा। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या बताया मैंने आपको? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सिंपल सी बात, जब डेटा को खूबसूरत तरीके से सजा लेंगे। सजा क्यों रहे हैं? बोलो बेटा, सजना के लिए। नालायक, सजा किससे रहे? जल्दी बोलो बेटा, जिससे उस पर स्टैटिस्टिकल मेजर कल को आराम से लगा पाए, इसलिए इस डेटा को सजा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। एंड दैट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। अब सजाने के भी कई सारे तरीके हैं, सीरीज बनाने के भी कई सारे तरीके हैं। जैसे कौन कौन से? समझो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपसे किसकी? मैं बात कर रहा हूं बेटा टाइप्स ऑफ सीरीज। पहला, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। पहला, या तो होगी बेटा इंडिविजुअल सीरीज, या तो आप डेटा को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। सर ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? सुनिए, मैंने क्या किया, मैं स्टूडेंट्स के नाम पूछता गया और उनके मार्क्स लिखते गए आगे। हर एक स्टूडेंट का नाम पूछा। नाम क्या है भाई? ए। मार्क्स कितने हैं? 20। बी 35, सी 40 नंबर, डी बोला जी मेरे हैं 50 नंबर, ई और इसने बताया बेटा मेरे को 45 मार्क्स। बेटा कुल मिलाकर 5 बच्चे क्लास में थे, उन पांचों के इंडिविजुअली अलग अलग नंबर पूछता गया और लिखता गया। सीरीज तैयार हो गई कि नहीं हुई? यहां पर काम करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? कौन सी होगी? हेयर।
इंडिविजुअल आइटम्स and their values are given। बेटा सारे आइटम अलग अलग दिए हुए हैं। बेटा दिख रहे हैं आइटम आपको? आइटम का मतलब क्या है? नालायक, ऐसी निगाहों से देख रहे हैं मुझे। आइटम का मतलब क्या है बेटा? यूनिट्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। लो बेटा, अरे सुनो, ये क्या है बेटा? यहां पर बेटा ये तो हो गए क्या? आइटम्स। और ये क्या है बेटा? इनकी वैल्यूज। बोलो बेटा, इंडिविजुअल आइटम्स दिए हुए हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हैं। बेटा क्लियर हो रही है बात? यही तो बोला मैंने। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा? हेयर इंडिविजुअल आइटम्स एंड देयर वैल्यूज आर गिवन। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम ये है सर, ये इंडिविजुअल सीरीज बना ली हमने, ठीक है, एक तरीके की सजावट, एक तरीके की अरेंजमेंट हमने कवर कर ली, तो प्रॉब्लम क्या है? बात खत्म हो गई? नहीं नहीं, समझो। अभी तो क्लास में 5 ही बच्चे थे। अब क्लास में अगर 80-90 बच्चे हैं और मैंने कहा डेटा अरेंज करो, और अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो बेटा कैसे अरेंज होगा जरा बताना? नेम और मार्क्स। बोलो बेटा, ABCDEFGH, ये बच्चों के नाम है बेटा। मार्क्स लिख रहे हैं 20, 21, 22, 18, 17, 32, 35, और ऐसा कुल मिलाकर कितने बच्चों के नाम लिखोगे और नंबर लिखोगे? बोलो बेटा, ऐसे 80 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का डेटा ऐसे ही कंपाइल करोगे? एक पेज में अगर 20 नाम आएंगे तो कुल मिलाकर कितने पेज की सीरीज बन जाएगी? 5 पेज की सीरीज बन जाएगी। और 5 पेज की सीरीज देकर अगर मैं आपसे बोलूं जाओ बेटा घर से अर्थमेटिक मीन निकाल के लाना इनका, बताओ बेटा क्या करोगे? सर कुछ ना करेंगे, बाहर निकलेंगे और यहीं से कूद जाएंगे। 5 पेज, सर मजाक समझ रखा है क्या? 5 पेज की सीरीज दे रहे हो और बोल रहे हो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो या कोई और स्टैटिस्टिकल मेजर निकाल दो। सर बड़ा कठिन होगा। तो इसका मतलब बेटा एक बात हो गई, इसका मतलब ये कि ये इंडिविजुअल सीरीज पिट गई। हर जगह ये इंडिविजुअल सीरीज काम ना कर पाएगी। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ पहले तो। ठीक भाई, अगर इंडिविजुअल सीरीज मेरी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर पाती तो हम दूसरे टाइप पर आते ही क्यों? दूसरे पर आना इसलिए पड़ा कि ये इंडिविजुअल सीरीज मेरी पिट गई, ये मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही। तो मैंने इस बार क्या किया बेटा? एक दूसरा तरीका निकाला मैंने सीरीज का, और वो था बेटा यहां पर कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज। यहां पर क्या करोगे आप? हेयर item values and their corresponding frequencies are given। सर कुछ खास समझ में आया नहीं? लो बेटा समझो, मैंने इस बार क्या किया? आइटम वैल्यूज। बेटा आइटम वैल्यूज का मतलब क्या है? बोलो बेटा, मार्क्स है कि नहीं है? आइटम वैल्यूज लिखो और उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे पेपर मान लेते हैं 10 नंबर का था,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई एक नंबर आया, ऐसे कितने बच्चे हैं? बेटा पढ़ पा रहे हो सीरीज को? मैंने कहा बताओ बेटा एक नंबर कितने बच्चों का है? सर 4 बच्चे हैं जिनका एक नंबर है। बेटा बोलो मत ना। 2 नंबर हैं, ऐसे 15 बच्चे, 3 नंबर हो 5 10 12, 4 बच्चे दोबारा से, यहां पर 20 15 5। बेटा जरा बताना कितने हो गए कुल मिलाकर अभी ये? 90 हो गए ना? ये लो बेटा, आप देख रहे हो यहां पर 100 बच्चों का डेटा अगर मैं ऐसे अरेंज करता तो बेटा ये 5 पेज में सीरीज जा रही थी। बोलो हाँ। वही डेटा मैंने और ज्यादा बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया, सजा दिया। नाउ दिस काइंड ऑफ सजावट, ये जो टाइप है सजावट की, बेटा इसे क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। वही डेटा तो है 100 बच्चों का, जो पहले 5 पेज में आ रहा था उसे और साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने अरेंज कर डाला। नाम क्या दिया इसका? डिस्क्रीट सीरीज। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। तो सर ये तो फिर हमेशा काम कर ही जाएगी। अब डिस्क्रीट सीरीज, अब सोचो इसी में कॉम्प्लिकेशन मैं लिखवा दूंगा, टाइम दूंगा सब लिखने के लिए, पहले समझ लीजिए कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब अभी तो पेपर 10 ही नंबर का था, अगर ये पेपर 100 नंबर का हो जाए, सोचो अगर ये पेपर 100 नंबर का हो जाए तो अब क्या करोगे? बेटा ऐसे 1 2 3 4 9 10 11 12 100 तक मार्क्स हो सकते हैं। बेटा प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हुई कि नहीं हुई? मैंने कुछ समाधान निकाला तो एक नई प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो गई प्रॉब्लम कि इस बार पेपर क्योंकि 100 नंबर का है, बच्चे के 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 98 99 100 कुछ भी तो आ सकते हैं नंबर। फिर लिखोगे 1 नंबर है जी 2 बच्चों के, 2 नंबर हैं 5 बच्चों के, 3 नंबर किसी का भी नहीं आया, एंड सो ऑन। बेटा एक पेज पर फिर से अगर 20 एंट्री आएंगी तो ये सीरीज कितने पेज की बन जाएगी? बेटा 5 पेज की बन गई। बोलो हाँ। दर्द अभी भी कम ना हुए। अब सोचो खुदा ना खास्ता अगर आप पॉइंट्स में भी नंबर देते हो तो बेटा क्या होगा? आपको डेटा सीरीज कैसे बनानी पड़ेगी? अब ये आप कुछ ऐसे ही तो बनाओगे अब कि भाई 4 नंबर कितने बच्चों के हैं, 4.25 नंबर कितने बच्चों के हैं, 4.5 कितने बच्चों के हैं, 4.25 कितनों के हैं, 5 नंबर। बेटा समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो आप? बेटा देख रहे हो? भाई पहले हमारे पेपर में हम देते थे राउंड ऑफ करके नंबर, लेकिन मेरा पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, मैं तो पॉइंट्स में नंबर दूंगा। तो बेटा जो डेटा पहले 20 कितने पेज में आ रहा था ये 5 पेज में, अब वो कितने पेज में आएगा? बेटा 3 गुना बढ़ गया, 20 पेज में आएगा। बोलो बेटा एंट्रीज बढ़ गई ना बहुत ज्यादा। तो बेटा अब ऐसे तो ना बन पाएगा। एक बात तो तय हो गई। क्या तय हो गई बेटा? वो ये कि ये डिस्क्रीट सीरीज भी मेरे पास यहां पर पिट गया, मतलब फ्लॉप हो गया। ये भी हर जगह काम ना कर पाएगा। मैंने प्रयास किया इंडिविजुअल सीरीज, जैसे ही समझ में आना शुरू हुआ उसकी लिमिटेशन आ गई, जिसके वजह से मैंने ये तैयार किया। जब ये सजावट समझ में आई तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गई, तो मैंने एक तीसरा तरीका निकाला। जानते तरीके का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा?
कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यहां पर क्या होगा? हेयर आइटम वैल्यूज आर गिवन in the form of class interval and their corresponding frequencies are given. बेटा देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर करके एग्जाम्पल तो बताओ कुछ। लो बेटा देखो, ये क्वेश्चन में चैलेंज था कि नहीं था? इस बार क्या किया मैंने? इस बार बेटा मैंने क्लास इंटरवल तैयार कर दी मार्क्स की। आइटम वैल्यूज को इंडिविजुअली लिखने के बजाय मैंने क्या कर दिया बेटा? एक रेंज तैयार कर दी। पढ़ो इसे, कैसे पढ़ेंगे? एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी। सुनो, 0 से 20 मार्क्स के बीच में हो ऐसे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा जी ऐसे 15 बच्चे हैं, ये 25 हैं, 30 हैं, 20 और 10। जरा बताना कुल मिला के कितने हो गए? 100 हो गए क्या? देख रहे हो बेटा? बेटा देख रहे हो खूबसूरती सजावट की? सजने के बाद ये देखो बेटा, ये क्या है? ये क्या था बेटा? ब्यूटी पार्लर से पहले की पिक्चर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा हाँ। अच्छी लग रही है क्या? ये क्या है बेटा? वो देखे ना मीम्स चलते हैं बिफोर और आफ्टर। ये क्या है बेटा? आफ्टर, ब्यूटी पार्लर से बाहर की पिक्चर। बेटा कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। नालायक बेटा समझ में आ रही है बात? सजावट, अरेंजमेंट ही तो है। डेटा को अरेंज कर लिया ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से। अदरवाइज ये 100 नंबर का पेपर अगर है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते, स्टूडेंट इतने सारे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज पिट जाएगी। आइटम वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं तो डिस्क्रीट सीरीज पिट जाएगी। इन दोनों को ही ओवरकम कर लिया हमने, किससे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज की मदद से। बेटा आई होप ठीक है बात ये। अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कई प्रकार की होती हैं। शुरू करते हैं 2 मिनट बाद। पहले एक काम करिए, थोड़ा लिखना शुरू करिए मेरे साथ। अब एक बुक देना बेटा एक बार, वहीं पर बुक में लिखिएगा पेज 85। ये क्या खोल लिया? अरे नहीं भाई, बेसिक्स पर आओ, बिल्कुल फर्स्ट पेज पर, पेज नंबर 1। बेटा दिख रहा है क्या? पढ़ो मेरे साथ साथ, थोड़ा पढ़वा रहा हूं। बेटा डेटा लिखा हुआ है, मीनिंग बताना जरा। डेटा का मतलब क्या होता है? बेटा को रटना नहीं है, हमारे को पता होना चाहिए। क्या है डेटा का मतलब? अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा 2 प्रकार का, कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। बेटा पता है ना मुझे, रटने मत बैठ जाना। डेफिनेशन नहीं आती, एमसीक्यू पेपर आएगा, आपको सिर्फ सही सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। ठीक? प्राइमरी का मतलब क्या? बोलो। कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। और सेकेंडरी का मतलब क्या? कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। बोलो बेटा। उसके बाद ये डेटा पर एज इट इज तो काम ना हो पाएगा, तो क्या करें? सीरीज बना लें। सीरीज का मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर इज कॉल्ड अ सीरीज। बोलो बेटा। अब सीरीज हो सकती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी? कौन कौन सी थी बेटा? या तो रहेगी इंडिविजुअल सीरीज, या रहेगी ये इंडिविजुअल कौन सी होती है? हेयर इंडिविजुअल आइटम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर, बोलो बेटा, ऑल्सो कॉल्ड अनग्रुप्ड और अनक्लासिफाइड डेटा। अनलाइन करिए इसे।
इसे अंडरलाइन करिए। बुक कहाँ है? घर पे रह गई। मैसेज नहीं किया सुबह क्या मैंने? कितने बच्चों को मैसेज नहीं मिला? आप ग्रुप में ऐड नहीं है इसका मतलब। मुझे अपना नाम नंबर लिखकर व्हाट्सएप करिएगा। कल आगे शेयर कर लो एक बेटा। बुक नहीं है बेटा, फिलहाल शेयर कर लो, है ना? इसके पास नहीं है, फिलहाल शेयर कर लो। ओके, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी? बोलो बेटा, बोलो बेटा। आइटम वैल्यूज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। और कॉन्टिन्यूस कौन सी होगी? आइटम वैल्यूज आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑपोजिट साइड में। जरा एग्जांपल लिखिए फटाफट से। पहला इंडिविजुअल सीरीज लिखो, बुक में लिखिए अपनी ऑपोजिट साइड पर। डालिए हेडिंग एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज, कॉपी करें। बल्कि कॉपी ही क्या करना है, अपने आप बना लीजिए मन से। कोई भी जरूरी थोड़ा ना सेम फिगर्स लिखोगे आप। लिखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल 1, ये सब चैप्टर्स में बार बार यूज होगा तो इसलिए एक ही बार मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर बस। इंडिविजुअल सीरीज बेटा, बढ़ूं आगे क्या? अगला लिखो एग्जाम्पल 2, डिस्क्रीट सीरीज। कुछ ऐसी होती है डिस्क्रीट सीरीज, वो जरूर लिख लेना। आइटम वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी जो हेडिंग लिखी है मैंने वो इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का पेपर था और कितने कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए वो सब समराइज कर लिया। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे तो इंडिविजुअल सीरीज फ्लॉप हो गई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, इंडिविजुअल सीरीज फ्लॉप हो गई थी, मैंने डिस्क्रीट बना डाली। और क्योंकि अब आइटम वैल्यूज भी बढ़ गई तो डिस्क्रीट सीरीज भी फ्लॉप हो गई। अब मैंने क्या बना डाली? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लिखें बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा नोट कर लिया? सुनिए बेटा, यहां तक की बात हो गई सबकी? चलिए सुनो आगे। अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कई प्रकार की हो सकती हैं, वही स्टार्ट कर रहा हूं। सुनिए पहले। नाउ दिस 60 to 80। अच्छा, पता है सर फायदा क्या हो गया इसमें? फायदा ये हो गया, से पढ़ना तो आ रहा है ना आपको। किसी बच्चे के अगर 61 मार्क्स हैं तो उसकी काउंटिंग कहां होगी बेटा? यहां हो जाएगी। किसी के 68 हैं तो उसकी काउंटिंग भी यहीं हो जाएगी। बोलो बेटा। किसी के 63.75 हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। किसी के 69.75 हैं वो भी यहां पर आ गया। आपको अलग अलग
आइटम वैल्यूज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने आइटम वैल्यूज की जब ग्रुपिंग की, जब ये क्लास इंटरवल बनाया, क्या कहते हैं इसे? क्लास इंटरवल। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो फायदा ये हो गया इस रेंज को बनाने का कि सारी आइटम वैल्यूज यहां पर कवर हो गई। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, जिसमें 60 इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे बेटा लोअर लिमिट, और ये क्या है बेटा? ये हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ द क्लास। इसे कहेंगे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और इसे क्या कहेंगे? अपर लिमिट ऑफ द क्लास। मैंने अगला टॉपिक शुरू कर दिया है। क्लास इंटरवल 60 to 80 या क्लास रेंज कह लीजिए, एक ही बात है। लोअर क्लास लिमिट हो गई, एक हो गई अपर क्लास लिमिट। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, यहां पर किसी बच्चे के अगर 60 मार्क्स हैं, अगर किसी बच्चे के 60 मार्क्स हैं, तो बेटा वो 60 to 80 में आएगा या 40 to 60 में आएगा? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 60 वहां भी लिखा हुआ है और 60 नीचे भी लिखा हुआ है। तो अगर 59 होते तब तो आसान है, यहां पर आता। बोलो बेटा, 60 है तो कहां दिखाइएगा? हाँ जी, 40 to 60 में आएगा बेटा, वो आएगा 60 to, यानी मतलब ये है लोअर लिमिट तो हमेशा क्या होती है? इंक्लूडेड। बोलो बेटा, और अपर लिमिट क्या होगी? ये इंक्लूड नहीं होती। अगर इस तरीके की क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं तो लोअर लिमिट will always be included, but the upper limit is, बोलो बेटा, देखना ये दिया हुआ है, नोट मत करना अभी इसको। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, (42 to 59), फ्रीक्वेंसी 27584। बेटा बताना, अगर 20 किसी बच्चे के नंबर हैं, कहां पर आएगा? इसी क्लास में आएगा। और 29 है तो भी इसी में आएगा। बोलो हाँ। यानी क्या हो रहा है? लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट, बोथ आर, बेटा बोथ आर इंक्लूडेड। आपको दोनों ही कॉन्टिन्यूस सीरीज हैं, ये दोनों में फर्क नजर आ रहा है अब के नहीं आ रहा? दोनों ही टाइप्स हैं ये। हमने अगला टॉपिक शुरू कर दिया है, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो दो तरीके की कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई। एक कौन सी हुई बेटा? बोलो बेटा, एक तो ये हो गई, इसे तो कहेंगे क्या? इसे तो कहेंगे बेटा, अभी लिखवा दूंगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म कौन सी होगी बेटा? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे। हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में होना चाहिए। खैर, एक्सक्लूसिव फॉर्म कौन सी होगी? जिसमें लोअर लिमिट तो क्या होगी, बट अपर लिमिट क्या होगी? तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फॉर्म। लेकिन व्हेन बोथ द लोअर एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव फॉर्म। सवाल आता है, सर ये क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है इंक्लूसिव फॉर्म में, बोल रहा है एग्जाम्पल अर्थमेटिक मीन निकालिए।
नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? दिस डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, फिर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा पाएंगे। बेटा क्लियर है बात ये कि नहीं है? एक काम करिए, लिखिए हेडिंग अपोजिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ दिखाना एक बार मुझे। चलो लिखिए जरा अपोजिट साइड। मैं ये पढ़ा रहा हूं टॉपिक, आपको देख लो। चलो अच्छा एक बार मेरे साथ। टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पहला बताया बेटा कौन सा? एक्सक्लूसिव फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा कौन सा बताया बेटा मैंने आपको? अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है मैंने, सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में बार बार हर चैप्टर में यूज करूंगा, तो इसलिए इसकी अलग से चर्चा कर रहे हैं जी। एक्सक्लूसिव फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म। बेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? जीरो टू 20, 20 to 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 2, 7, 5, 8, 4। लो बेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म तैयार हो गई। मतलब तो पता ही है ना इसका आपको। बोथ द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज। बेटा नोट कर लिया ये? डालो हेडिंग वहां पर एक्सक्लूसिव फॉर्म और एग्जाम्पल कॉपी करो। डालो हेडिंग एक्सक्लूसिव फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म और एग्जाम्पल कॉपी करिए। एग्जाम्पल कॉपी करिए। डाली नेक्स्ट हेडिंग। ये चार्ट मत बनाना, आपसे बनेगा नहीं, बहुत बड़ा जाएगा ना एक्चुअली ये, तो पेपर पे नहीं आएगा। डाली नेक्स्ट हेडिंग इंक्लूसिव फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। बेटा लिखवाना इसका एग्जाम्पल है। जीरो से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 4, 6। लो बेटा मुझे पता ही है इसमें इंक्लूसिव फॉर्म में बोथ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड। अब बात आती है सर ये क्वेश्चन अगर आ गया और कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए उसने पूछ ली, तो कैलकुलेट तो हम ना कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा पहले? बेटा क्या करना पड़ेगा पहले? वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करिएगा? कैसे करेंगे सुनिए, कन्वर्जन सीख रहे हैं इसका। कन्वर्जन सबसे पहले क्या करें?
सबसे पहले तो एक की फैक्टर निकालिए KF। कैसे आएगा ये? लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट पकड़ लो। बेटा क्या पकड़ लिया मैंने? लेट्स से मैंने 20 पकड़ लिया। बेटा ठीक है, माइनस करिए अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। बेटा क्या हो जाएगा? ये पकड़ा है मैंने, तो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट 19 हो जाएगी, -19 डिवाइड बाय 2। कितना हो गया ये? बेटा कितना हो गया? 0.5 हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करें? सेकेंड स्टेप, सारी की सारी लोअर लिमिट में से माइनस कर दीजिए की फैक्टर, और सारी की सारी अपर लिमिट में बेटा क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए की फैक्टर। फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम। आओ जरा देखते हैं करके क्या बन रहा है। अब देखना बेटा, सारी की सारी लोअर लिमिट में से की फैक्टर 0.5 माइनस करते जाइए। बताओ क्या बन रहा है? -0.5 बन गया, 9.5 बन गया, 19.5, 29.5, 39.5। बोलो बेटा, सारी अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। 9.5, 29.5, 39.5, 49.5। फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम। देखा बेटा? बेटा देख रहे हो, गजब हो गया। ये सीरीज अगर आप देखो तो कौन सी बन गई? बेटा जहां पर लो अपर लिमिट है वहीं से नेक्स्ट लोअर लिमिट है कि नहीं है? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई कि नहीं बनी? नोट करो इस पूरे को। कुछ इस प्रकार से कन्वर्जन किया मैंने और फिर कन्वर्ट कर दिया इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। करिए नोट, करिए नोट। मेरे को आज के बाद क्वेश्चन इंक्लूसिव फॉर्म में दिया होगा, तो सबसे पहले मुझे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तरीका, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। हाउ टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा नेक्स्ट पर चलें क्या? तीसरा मेथड, तीसरी टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इस सबको हटा दूं यहां से? बेटा हटाना पड़ेगा मुझे सारा। चलो यार फिर नोट कर लो पहले इसको। थर्ड पर आइए।
सेंट्रल वैल्यू फॉर्म। बेटा ये सीरीज, अगर ये सीरीज आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज किस जैसी नजर आ रही है आपको? इंडिविजुअल। बेटा डिस्क्रीट जैसी लग रही है कुछ कुछ, आइटम वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये आइटम वैल्यूज नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये यहां पर लिखा हुआ है बेटा सेंट्रल वैल्यू या मिड पॉइंट। बोलो बेटा, एक ही बात है, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही एक और प्रकार है जहां पर, समझ लो क्या हुआ है इसमें, जो क्लास थी वो क्लास ना देकर क्या दे दिया? इसका मिड पॉइंट दे दिया आपको। बेटा समझ में आ रहा है कैसे बनी होगी ये क्लासेस ना देकर हर क्लास का मिड पॉइंट दे दिया है। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे मैं काम ना कर पाऊंगा। उसने बोला ये देकर फाइंड मीडियन, नहीं निकाल सकता। मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा बोलो कैसे करेंगे? फिर से देखिए, इसके बाद कन्वर्जन सीख रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट द सेंट्रल वैल्यू फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से एक की फैक्टर निकालिए। कैसे? एनी सेंट्रल वैल्यू माइनस प्रीवियस सेंट्रल वैल्यू। बताना बेटा कितना आ रहा है? 25 माइनस 15 कर लिया, कितना आएगा? बोलो बेटा। डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ठीक है बेटा। अब एक काम करो, सारी की सारी सेंट्रल वैल्यूज में से की फैक्टर माइनस करते जाओ, आपको लोअर लिमिट मिल जाएंगी। और सारी सेंट्रल वैल्यू में जब की फैक्टर ऐड करते जाओगे तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। बेटा कुछ खास नहीं कर रहा मैं, मुझे एक बात बताओ, इसकी सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? इसका बताओ क्या होगा? कैसे निकाला आपने ये? 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करा भाई, ऐसे तो निकाला होगा सेंट्रल पॉइंट। अब सेंट्रल पॉइंट से वापस क्लास पर पहुंचना है तो रिवर्स फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूं मैं यहां पर, कोई नई बात नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम, ये लिखा हुआ है आपके पास। आओ करवाना काम, अब कन्वर्जन करवाइए बेटा। मेरे केस में की फैक्टर कितना आ गया? बेटा कितना है की फैक्टर? 5। सब में से 5 लेस करते जाओ, लोअर लिमिट मिलती जाएंगी। 0 10 0 10, यहां से लेस करोगे 20 30 40, सारी लोअर लिमिट मिल गई। सब में क्या करें? की फैक्टर ऐड कर देंगे, अगर करते जाओ 10। बेटा ये क्या मिल गई आपको? अपर लिमिट मिल गई। फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम। लो बेटा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया फिर से किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। नोट कर लीजिए, सेंट्रल वैल्यू फॉर्म। सेंट्रल वैल्यू फॉर्म सेंट्रल वैल्यू फॉर्म
थर्ड टाइप था ये। टाइप्स ऑफ सीरीज कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हमने इंक्लूसिव फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव फॉर्म पढ़ लिया बेटा, सेंट्रल वैल्यू फॉर्म भी पढ़ लिया। नेक्स्ट कराएंगे, नोट करो पहले इसको फटाफट से। नोट करिए। बेटा बढ़ें क्या आगे? चलिए और देखें। सुनिए, एक और टाइप है यहां पर हमारे पास, लेस देन फॉर्म। मैंने बोला आपसे लेस देन 10 मार्क्स हो, लेस देन 10 मार्क्स हो, ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 20 बेटा 15 स्टूडेंट्स। लेस देन 30 22, लेस देन 40 29, लेस देन 50 40। यस, दिस इज अ डेटा जो मैंने अरेंज किया हुआ है, यानी सीरीज है ये, और देखने में ना लग रही हो, बट यस दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब अगर ये क्वेश्चन देकर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे ना अर्थमेटिक मीन निकाल कर दे दो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? बोलो बेटा क्या करना होगा? डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई फॉर्मूला नहीं है इस बार, ऑब्जर्वेशन से काम होगा। सुनिए, इस डेटा को पढ़ना सीखिए। लेस देन 10 8, क्या मतलब है इसका? मैंने पूछा भाई जिन बच्चों के 10 से कम नंबर हैं कृपया करके वो खड़े हो जाइए। कितने बच्चे खड़े हो गए? बोलो बेटा कितने बच्चे खड़े हो गए? बेटा 8 बच्चे खड़े हो गए। बोलो बेटा। अच्छा, मैंने पूछा बेटा जिनके 20 से कम नंबर हैं कृपया करके वो खड़े हो जाएं। अब क्या हुआ बेटा? 15 बच्चे दिख रहे हैं मुझे। अब जो पुराने 8 थे वो बैठ गए या वो भी खड़े हैं? वो बैठ गए बेटा, वो तो खड़े ही हैं, क्योंकि बोलो बेटा जब लेस देन 20 पूछ रहा हूं तो लेस देन 10 वाले तो खड़े ही रहेंगे। एडिशनल कितने बच्चे और आ गए? 7 आ गए कि नहीं आ गए? इन 7 के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? कौन है 7 बच्चे? ये जिनके मार्क्स पहले तो नहीं खड़े थे, ये यानी 10 से तो अधिक हैं लेकिन 20 से। बेटा क्लियर हो गई बात? क्लास इंटरवल तैयार हो गई कि नहीं हो गई? रेंज मिल गई आपको? लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी
0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50। बताओ बेटा ये 8 हो गए। 10 से 20 वाले कितने हैं? बोलो बेटा। ये हो जाएंगे 15 माइनस 8 7। जब मैंने लेस देन 30 की कॉल ली तो 22 बच्चे थे, 15 पहले से थे, कितना फिर से 7। अरे सारे ही 7 बन रहे हैं तो रुक जाओ जी। अब बताना 31 माइनस 22 हाउ मच? 9। और 40 माइनस 31 नोट कर लो बेटा। कन्वर्जन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे ही दिए होंगे मुझे, लेस देन फॉर्म में, सेंट्रल वैल्यू फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में। मैं बार बार ना बोलूंगा कि डेटा को कन्वर्ट कर लो, इंप्लाइड है। सबसे पहले वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा। सबसे पहले हमें डेटा ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद ही कुछ और काम कर पाइएगा, लास्ट टेस्ट के बाद। इसी का ऑपोजिट है मोर देन फॉर्म। बेटा बढ़े आगे, चलें बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट लिखिए इसमें, मोर देन फॉर्म। बिल्कुल ऑपोजिट है इसका। यहां पर जो मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are given in more than form. more than 0 40 बच्चे, more than 10 35, more than 20 28, more than 30 15, more than 48। दोबारा से डेटा इकट्ठा किया, अरेंज किया, सीरीज बनाई, आपके सामने रख दी। क्लियरली अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। समझो, इसको पढ़ना सीखिए। मोर देन 0, मैंने कहा भाई जिस बच्चे के मार्क्स 0 से ऊपर हैं कृपया करके खड़े हो जाएं। कितने बच्चे खड़े हो गए? बेटा सारे के सारे 40 ही खड़े हो गए। सर सबके 0 से अधिक ही हैं। बोलो बेटा। अब मैंने कहा कि भाई जिनके 10 से ऊपर हैं वो खड़े रहें, बाकी बच्चे बैठ जाएं। बेटा कितने बच्चे बैठ गए? बेटा 5 बैठ गए होंगे। वो सोच रहे हैं शाबाशी मिलेगी हमारे को, सर ने बिठा दिया। नलायको, जानते हो 5 बच्चे कौन हैं वो? सर हम ही तो हैं। बोलो बेटा 5 कौन से हैं ये? जिनके मार्क्स, बोलो बेटा, जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में होंगे। ऐसे 10 से 20 वाले कितने हो जाएंगे? 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले और 40 से 50। बेटा कर लोगे? सर करके बताओ फटाफट से। रटना मत कि ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी लेस करनी है। क्वेश्चन पलट जाएगा ये आगे जाकर। जो एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर आप जवाब ढूंढ लेना।
फ्रीक्वेंसी 40 माइनस 35 यानी 5, 35 माइनस 28 यानी 7, 28 माइनस 15 यानी कितना होगा बेटा? 13, 15 माइनस 8 यानी 7, और 40 नंबर से ज़्यादा हो ऐसे 8 बच्चे, यानी 40 से 50 के बीच में 8। बेटा नोट करिए, बात खत्म हो गई। मोर देन फॉर्म, तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया? जी बेटा, हमने आज बात की डेटा के ऊपर। डेटा किसे कहेंगे? बोलो बेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा दो प्रकार का, कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा? बोलो बेटा। विच इज कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। सेकेंडरी कौन सा? यूज्ड, कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी, यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्लियर है? अब डेटा को पढ़ना कठिन होगा तो इसको अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं। दैट सजावट इज कॉल्ड सीरीज। सजाने के 5 तरीके। बोलो बेटा। पहला कौन सा? इंक्लूसिव या स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो बेटा। जिसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड होगी, अपर लिमिट एक्सक्लूड होगी। दूसरा कौन सा था? इंक्लूसिव फॉर्म, जिसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड। सेंट्रल वैल्यू फॉर्म, जिसमें हर क्लास का मिड पॉइंट दिया होगा। लेस देन फॉर्म, जहां मार्क्स लेस देन फॉर्म में रिप्रेजेंट किए होंगे, या मोर देन फॉर्म, जहां मार्क्स मोर देन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे होंगे। बेटा क्लियर है बात ये? और इन सब में बेसिक रिक्वायरमेंट है कि डेटा किसी भी सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज किसी भी फॉर्म में हो, सबसे पहले द सीरीज is required to be converted into the standard form. बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलिए एक काम और करें वहां पर। अब समझ में आएगा। इंडिविजुअल सीरीज का एक नाम और लिखा हुआ था वहां, क्या भूल गया बेटा? बताना देख के, क्या था? अंडरलाइन कराया था, अभी भूल गया मैं नाम। वो क्या लिखा था? अनग्रुप्ड डेटा था बेटा। बोलो बेटा। वहां लिखा हुआ था, देखिए, ऑल्सो कॉल्ड अनग्रुप्ड और अनक्लासिफाइड डेटा। ठीक, इसका एक दूसरा नाम बता रहा हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। क्या होगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूं? लिखो, उसमें लिखो, बताता हूं मैं, अभी समझाता हूं एक वर्ड। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जगह आपको यही नाम मिलेगा लिखा हुआ, तो मुझे बार बार परेशानी नहीं होगी। फिर वहीं लिख लीजिए आप बुक में ही। ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही एक और नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो ना, ग्रुपिंग होती है कि नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी भी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें आइटम वैल्यूज की ग्रुपिंग हुई है अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही एक नाम और भी होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सी थी? अनग्रुप्ड डेटा। फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं किया इसमें, फ्रीक्वेंसी होती भी कहां है? ये तो अनग्रुप्ड डेटा है। देखो तो सही, ये अनग्रुप्ड डेटा ही तो है, कहां कोई ग्रुपिंग है? सब अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक, डेटा है अनग्रुप्ड, लेकिन इसका नाम क्या बताया? ग्रुपिंग हो रही है, क्योंकि क्लास इंटरवल होंगी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है,
इस सीरीज में। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्लियर है बात? ये याद रहेगा नाम ये। डेटा कितने प्रकार के? बोलो बेटा, कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, अब डेटा ही ऐसे हो सकता है दो अलग अलग, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के बेसिस पर या तो होगा प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कलेक्ट किसने किया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डेटा दो प्रकार का हो सकता है। फिर से ये देखो बेटा, क्या बताया मैंने आपको? मैं ये बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ डेटा। डिटेल्ड डिस्कशन है और ऑन द बेसिस ऑफ, ये बनाओगे चार्ट आप, सोर्स ऑफ कलेक्शन, या तो होगा प्राइमरी डेटा या होगा सेकेंडरी डेटा। क्या ठीक लिखा है? ये तो पढ़ लिया हमने कि भाई कौन कलेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर डेटा दो प्रकार का, इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। या तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स, या डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। डेटा दो प्रकार का हो सकता है। दोबारा से, डेटा का नेचर जो है उसके आधार पर दो प्रकार का डेटा हो सकता है। इट कैन बी ऑन द डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स या डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। फर्क क्या है? जो भी चीज को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, उसे क्या कह देंगे? डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। बेटा क्लियर है? डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर आप डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं on the basis of some quality which cannot be measured in quantitative terms, तो उसे कह देंगे क्या? डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। जैसे बेटा मैंने कहा सब बच्चों की ना जरा वेट का डेटा इंफॉर्मेशन तैयार करो, डेटा रिलेटिंग टू वेट ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा कर लोगे? मैंने क्या किया, एक वेइंग मशीन लगाई, बच्चों को बुलाता गया, अच्छा नोट करो भाई 42, 57, 63, 28, 39, 48। डेटा तैयार हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। yes, ये डेटा कौन सा था? रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। बोलो बेटा। yes, अब एक और डेटा मुझे बनाना है, डेटा रिलेटिंग टू इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स या ऑनेस्टी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कहोगे बेटा? क्या उस ईमानदारी को या होशियारी को या ब्यूटी को आप मेजर कर सकते हो? ये 200 ग्राम सुंदर है, वो 450 ग्राम सुंदर है, बेटा क्या उसे मेजर कर सकते हो? दिस इज अ क्वालिटी, कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स।
बोलो बेटा। तो वो क्या हो गया, उसे क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। क्लियर है बात? लिखो जरा इसमें, which can be measured in quantitative terms. Example, marks, height, age, नंबर ऑफ कॉइन्स एटसेट्रा। सर नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब, मैंने कहा डेटा तैयार करो एक कि हर बच्चे की पॉकेट में कितने कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेटा कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। वेरिएबल्स का मतलब है विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जैसे मार्क्स पूछते गए, हाइट, एज, नंबर ऑफ कॉइन्स एटसेट्रा। वेरिएबल की बात करो। एट्रीब्यूट्स कैसे कहेंगे बेटा, लिखो, विच कैन नॉट बी measured in quantitative terms। एग्जाम्पल बताओ बेटा, एग्जाम्पल बताइए। ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। नोट करिए, जिसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसे कहेंगे वेरिएबल, और जिसे नहीं कर सकते उसे कहेंगे एट्रीब्यूट। उसे कहेंगे वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स। अब ये वेरिएबल भी दो प्रकार के, अब बस लास्ट है, खत्म कर लूं ना, कल डबल मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। कोई बात नहीं, सो जाओ बेटा, लोरी तो सुना रहा हूं मैं आपको, नालायक, नींद आ रही है। लो बस लास्ट है बेटा, इसके बाद ये वेरिएबल्स भी दो प्रकार के, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? या तो होगा डिस्क्रीट वेरिएबल या रहेगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल्स भी दो प्रकार के, डिस्क्रीट और वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट वेरिएबल या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन से होंगे? जिनकी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होगी, जो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, वो तो डिस्क्रीट वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मुझे बताओ, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। एज डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है? एज, हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी पॉइंट में नहीं हो सकता। पहले आप 10 साल के थे, फिर अचानक से रातों रात 11 साल के हो गए। आप 10.25 साल के नहीं हुए, 10.5 साल के नहीं हुए, 11.25 के नहीं हुए। बेटा यही हुआ ना? हाँ यस सर नालायक। बेटा क्या पॉइंट में नहीं हो सकती एज? हो सकती है। मार्क्स हो सकते हैं पॉइंट्स में। कौन सा वेरिएबल हो गया? कॉन्टिन्यूअस। बोलो बेटा। एज, हाइट, कॉन्टिन्यूअस। वेट, नंबर ऑफ कॉइन्स, बेटा कॉइन्स या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ये पॉइंट में नहीं हो सकते। कोई ये ना कह पाएगा
सर मेरी जेब में 3.5 कॉइन पड़े हुए हैं। बोलो बेटा, बोलो बेटा, नहीं कह पाओगे ना। नंबर ऑफ बुक्स, बोलो। डिस्क्रीट। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ शर्ट्स, दीज ऑल आर डिस्क्रीट वेरिएबल। याद रहेगा? चलिए बस बस खत्म करें, घबराओ मत। लिखें डिस्क्रीट वेरिएबल, which can have only integral value, which can have only integral value। बेटा सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल बताओ। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, कुछ भी कह लीजिए। नंबर ऑफ बुक्स। बेटा कॉन्टिन्यूस किसे कहेंगे? विच कैन हैव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू। इंटीग्रल होता है जो पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शनल जो पॉइंट में होता है। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल भी फ्रैक्शनल भी। एग्जाम्पल बोलना बेटा। हाइट, एज, वेट, मार्क्स, एक्सेट्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक उसने दिया कि बताइए ये वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है, और वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। इस प्रकार का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक, इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की यहां पर हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे फर्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। बेटा ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। पूरा चार्ट था हमारे पास, समरी, सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब जब जब मैं अपने चैप्टर में जाकर डिस्क्रीट वर्ड यूज करूंगा, आपका दिमाग में आ जाएगी बात। बोलो बेटा। अच्छा देखो एक और चीज देख रहा हूं दिमाग में क्या आएगा, देखना बेटा। चलो छोड़ो, बाद में करेंगे। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? डिस्क्रीट का मतलब उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, और कॉन्टिन्यूस का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जो पॉइंट्स में हो सकता है। क्लियर है बात? वेरिएबल विच कैन बी क्वांटिफाइड, और एट्रीब्यूट जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। चलिए बेटा आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।